हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतिंदर कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतिंदर सर क्लासेस पर। तो बच्चों, काफ़ी टाइम बाद क्लास हो रही है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे, बोल सोच रहे होंगे सर पूरा कराएंगे या नहीं, पेड कहीं पेड ना कर दें। नहीं बेटा, फ्री बोला तो फ्री कराएंगे। इस वीक में आपकी ये वीडियो आज की जो है ये क्लास रहेगी। इस वीक में हो सकता है और क्लास ना हो, लेकिन अगले मंडे से आपकी क्लास रेगुलर हो जाएंगी। मतलब मैंने जो बोला है अक्टूबर में सिलेबस में पूरा करा दूँ तो मैं करा दूंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन पूरा होगा और विद प्रॉपर तरीके से होगा। चलिए, तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। थंबनेल आपने देखा होगा, नोमेनक्लेचर। लेकिन इस नोमेनक्लेचर के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आज कवर करेंगे। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट वाला पार्ट आज हम इसी में कवर करेंगे, ताकि आप जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसको एंजॉय कर सकें। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, हेलो एल्कीन। नोमेनक्लेचर मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा आप लोगों को आता होगा नोमेनक्लेचर के बेसिक्स। तो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा पहले, ठीक है। देखिए, हेलो एल्कीन। हेलो एल्केन क्या होता है बेटा, देखिए आर एक्स। आर आपका एल्काइल ग्रुप है, और ये जो एक्स है, एक्स आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और आर क्या है आपका, ये एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल ग्रुप तो समझते होगे। एल्काइल ग्रुप किसे बोलते हैं बेटा, एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दीजिए, उसको बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप। एल्केन है जैसे, एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे CH4 है, CH4 में से आप एक हाइड्रोजन को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, CH3। तो इस पे कितने कार्बन है, एक। तो इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं इसको हम, मिथाइल। तो रूल्स में थोड़े से बहुत मैं आपको वैसे डिक्टेट करा देता हूँ। जब भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर करते हो तो आपको क्या करना होता है, एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। क्या करोगे, एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है आपको। अगर उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो आप क्या करोगे, उसकी जब नंबरिंग करोगे तो इस तरीके से करोगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स की, और बाद में सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक है। तो ये मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ। ऑर्डर फॉर नोमेनक्लेचर, प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लेते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर नोमेनक्लेचर। तो इस चैप्टर में तो बेटा फंक्शनल ग्रुप, ये जो हेलोजेंस होते हैं, बोलते तो इनको फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इनको हम ट्रीट एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको फंक्शनल ग्रुप वाले पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है बेटा, फंक्शनल ग्रुप की। अब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वो भी आपको याद रखना है। तो उसके लिए हम आगे जब चैप्टर आएंगे उसको तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में तो इसका रोल है नहीं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी फंक्शनल ग्रुप की, फिर इससे कम होगी बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स की, और इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की। ठीक है, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल करके खुशियां मनाते हैं, है ना। देखिए, तो पहले में एक दो सोल्ड एग्जांपल, ठीक है, फिर इन टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चन करके। आज की क्लास में नोमेनक्लेचर नहीं है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, और कार्बोकेटाइन एक रीअरेंजमेंट शो करता है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो आपकी जेई मेंस में भी काम आएगी, नीट में भी काम आएगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैं जो पढ़ाऊंगा वो टोटली बोर्ड लेवल का पढ़ेंगे बेटा, कुछ भी एंट्रेंस लेवल पर नहीं जाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस लेवल पर जाने के लिए ऑर्गेनिक काफी वास्ट हो जाती है, डिटेल हो जाती है, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो 12th की जो केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है ना। लेकिन इसका थोड़ा बहुत यूज आपको काम आएगा जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे। उसके लिए कॉन्सेप्ट बेटा और डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं, तो उसके लिए अलग क्लासेस होंगी, ठीक है। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन, पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। ये सोल्ड पार्ट है, देखिए। तो अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ।
पेपर में बोर्ड में बेटा नोमेनक्लेचर का सिंपल क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर जगह नहीं छोड़ी, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। ऑर्गेनिक बहुत आसान है बेटा, बेफिक्र रहिए, मजा आएगा आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में, समझ में आएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा मैं ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ बेटा ऑर्गेनिक पढ़ाने का, ताकि सिर्फ हम बोर्ड लेवल अच्छे से कवर कर सकें। लेकिन आज ये क्लास बेटा, मैं हर क्लास की तरह ये क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बताया इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होंगी। चलिए बेटा, देखिए बेटा, अच्छा इसमें कुछ मिस हुआ है, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड। चलिए अब हम इनके आईपीएससी नेम लिखते हैं। तो आईपीएससी नेम का रूल क्या है बेटा, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। तो आप इन एग्जांपल्स में देख रहे हो कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, हालांकि ब्रो हेलोजेंस को आप फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हो, लेकिन हम जब हम नाम लिखते हैं तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में इनका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो फंक्शन, अब देखिए, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है बेटा, जिसके अंदर आप देख रहे हो इनमें क्या है, डबल बॉन्ड्स है। तो वो चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें डबल बॉन्ड के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, डबल बॉन्ड के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे कि इसमें बात करें, एक कार्बन यहाँ पर है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन होगी ये वाली आपकी, ये वाली आपकी होगी लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो हम नंबरिंग करेंगे इस तरीके से, पहले में नंबरिंग कर लेते हैं सबकी, ठीक है। अब इसमें देखिए, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे बेटा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, तो इसमें नंबरिंग इस तरफ से होगी, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर किसी को लग रहा नहीं सर इस तरफ से करनी है, तो आप इस तरफ से भी नंबरिंग कर लो। देखो, जब भी आपको अगर ये क्लियर नहीं हो रहा नंबरिंग किस तरफ से करनी है, आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर लीजिए, और दोनों तरफ से नंबरिंग करने के बाद कंपेयर कर लीजिए कि डबल बॉन्ड को किस तरफ से लोएस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, 1 2 3 4, चार ही कार्बन है, तो देखिए इस केस में देखिए 1 2 3 4, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसको सेकंड पोजीशन मिलेगी, और यहाँ से करते हैं तो 1 2, तब भी सेकंड पोजीशन मिल रही है। तो जब डबल बॉन्ड को किसी भी तरफ से नंबरिंग करने पर सेम पोजीशन मिल रही है, तो आप लोवेस्ट लोकेंट रूल का यूज करोगे, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो देखिए, सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो ये 1 और 2 पर आ रहे हैं, और जब यहाँ से कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर आ रहा है। कितने नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है। एक मिनट रुकना बेटा।
हाँ जी बच्चों देखिए, तो इसमें हम नंबरिंग यहां से करेंगे। तो जब अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है तो फिर आप लोवेस्ट लोकेंट रूल का यूज करोगे। ठीक है ना। अब यहां पर बात करें, सेम इसी तरीके से यहां पर हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, यहां से ही करेंगे 1 2 3 4। चलिए अब नाम लिखते हैं बेटा। तो इसके लिए क्या लिखोगे, ब्रोमीन लिखोगे। तो कौन सी पोजीशन पर है ये, फोर्थ पर। तो 4 ब्रोमो। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको बतानी है। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर। तो पेंट 2 इन। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करें, बीच बीच में मैं आपको जैसे अब हम रिएक्शंस करेंगे तो कुछ नोमेनक्लेचर वहां पर डिस्कस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पर है बेटा, ये सेकंड पोजीशन पर है और थर्ड पर। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो नाम कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसके लिए ब्रोमो होगा, इसके लिए मिथाइल। तो क्या नाम लिखोगे इसका, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। अगर कोई एरर हो जाए तो देख लेना बेटा, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखा सकता हूँ, कुछ लिखने में एरर हो जाए तो चेक कर लेना। 3 ब्रोमो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए इन। ठीक है, सॉरी यहाँ तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओगे, ब्यूटीन। तो जब डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर होता है, नंबर 1 पोजीशन पर होता है, तो उस पोजीशन को आप लिखो चाहे मत लिखो, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट आपका एक ये है एक ये है। तो 4 पर है ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ये थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि आप ये सब 11th में करके आ चुके हो। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पर है। तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड, ब्यूट 2 इन। ठीक है, ये आ गया 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसके अलावा। 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब यहां पर बात करें सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पर है बेटा, 2 पर। तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अब आगे पढ़ने में मजा आएगा। अब कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी जो आगे आपके काम आएंगी। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, कुछ चीजें आप नोट करोगे। जब भी के वर्ड लिखा मिले आपको, आइसो और सेक, आइसो और सेक, इसका मतलब ये होता है बेटा, इसके अंदर जो ग्रुप होगा वो होगा आपका CH3 CH CH CH3। तो ये जो फ्री वैलेंसी छोड़ रहा हूं ना, ये फ्री वैलेंसी, इस पर चीजें अटैच होंगी। आइसो सेक बोलते ही ये ग्रुप आ जाएगा। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे आपने बोल दिया आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, आइसो वर्ड आया, आइसो वर्ड आते ये ग्रुप एज इट इज ड्रॉ करोगे। अब ब्यूटाइल का मतलब इसमें कितने कार्बन होंगे बेटा, 4 कार्बन होंगे। तो 3 कार्बन इसके अंदर है, तो चौथा कार्बन लगा दीजिए। जितने कार्बन होंगे उनको यहां पर लगा दोगे। बोलते हो आइसोपेंटाइल, तो आइसो वर्ड लगाया। तो आइसो वर्ड लगाते ही आपके पास ये होगा। अब पेंट का मतलब 5 कार्बन होंगे, पेंट का मतलब कितने होंगे, 5 कार्बन होंगे। तो 3 कार्बन तो इसमें ही है। अब जो बच गया उसको यहां पर लगा दीजिए, CH2 CH3। ठीक है, चलिए दूसरा है बेटा, टर्ट मिले, टर्ट लिखा मिले। ठीक है ना, तो टर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, टर्शरी एक तरीके से ये। ठीक है, तो टर्च पेंटाइल लिखना हो
टर्च पेंटाइल में क्या लिखोगे आप, एज इट इज बनाओगे, ये हो गया टर्ट ग्रुप। पेंटाइल का मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 5, तो 4 तो है ही, 5 वाई और लगा दो फ्री वैलेंसी पर। इसको आप न्यू पेंटाइल भी बोल सकते हो, चारों तरफ से गिरा, ये न्यू पेंटाइल भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, तीसरा है विनाइल। जब ये विनाइल वर्ड हो, तो विनाइल वर्ड होते ही समझ जाना, डबल बॉन्ड पर जो चीज अटैच होगी, ये है विनाइल पोजीशन। ठीक है ना, ये है विनाइल पोजीशन। फोर्थ है बेटा एलाइल। एलाइल का मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन, ये हो गई एलाइल। ठीक है, स्टार लगा देता हूं। ठीक है ना, ये तो हो गई आपकी विनाइल और ये हो गई एलाइल। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन देकर पूछता हूं, इसमें जैसे ये है, इसमें आपसे पूछो कितनी एलाइल पोजीशन है, कितनी एलाइल पोजीशन है, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम एलाइल। तो इसमें ये 2 एलाइल पोजीशन है, ये क्या हमारे पास 2 एलाइल पोजीशन है। ठीक है, फिफ्थ विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है, एक हो गया विसिनल डाइहैलाइड, एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड। जब भी विसिनल डाइहैलाइड बोला जाए तो कंजिक्यूटिव पोजीशन पर कार्बन अटैच होंगे, कंजिक्यूटिव पोजीशन पर कार्बन, सॉरी कार्बन कह रहा हूं, हेलोजन अटैच होंगे, ये 2 हेलोजन लगातार। अगर इस कार्बन पर हेलोजन अटैच है तो उससे नेक्स्ट कार्बन पर भी अगर हेलोजन अटैच है तो उसको बोलेंगे हम विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। सिक्स्थ आता है जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल का मतलब क्या होगा, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन अटैच होंगे। ठीक है ना, जैसे CH3, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन अटैच होंगे, फॉर एग्जांपल ये रहा। ठीक है ना, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन अटैच होंगे, इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एक बार। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। जैसे ये दिखा आपके पास 4 टर्ट, 4 टर्ट ब्यूटाइल, 4 टर्ट ब्यूटाइल, 3 आइडोहेप्टेन, 3 आइडोहेप्टेन। ठीक है, जैसे आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, तो जब नाम गिवन है स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले हम लास्ट वाला पार्ट देखेंगे। हेप्टेन का मतलब कितना हो गए, 7 कार्बन हो गए, तो 7 कार्बन हमने बना लिए। किसी भी तरफ से आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब वो कह रहा है फोर्थ पर लगा टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है ना, टर्ट का मतलब एक कार्बन पर 3 CH3 अटैच करोगे, एक कार्बन पर 3 CH3, तो ये हो गया आपका टर्ट। इस और अब ये जो ग्रुप इसके साथ अटैच हो रहा है, इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो 4, ये 4 के 4 है, तो फ्री वैलेंसी डायरेक्ट क्या होगी, इसके साथ अटैच हो जाएगी। फ्री वैलेंसी क्या होगी, डायरेक्टली अटैच हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहां पर लिखा होता 4 टर्ट पेंटाइल लिखा होता, तो बीच में एक CH2 आ जाता। क्या आ जाता है, एक CH2 आ जाता। ठीक है, 3 पर क्या है बेटा, आयोडीन। ठीक है, बस हो गया। बाकी बस वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए होगे अब जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो IPSC ने आसान सा टॉपिक है नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, वो आप कर लोगे। अब हम आगे बढ़े।
ठीक है, आईपीसी नोमेनक्लेचर ऐसे कोई कठिन टॉपिक नहीं है, आप आराम से उसको कर लोगे। हेलोरिन का भी बताएं, चलिए हेलोरिन का तो वहीं पर कर लेंगे फिर एक एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर भी अगर आप ज़्यादा एग्जाम्पल चाहते हो तो बता देना, मैं करा दूँ अलग से क्लास लेकर, क्योंकि मुझे लगता नहीं इतनी ज़रूरी है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बीच में आएंगे तो मैं एक दो क्वेश्चन बीच पहले ही करा देता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग। अरे यार, आज तो कॉल ही ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of dipole moment, in increasing order of dipole moment, in increasing order of dipole moment। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑर्गेनिक से कोई लेना देना है नहीं, ये तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में आएगा तो बीच में इसका कोई रेलिवेंस है नहीं, तो पहले ही करा देते हैं। आपके पास है बेटा CCl4, CHCl3 और CH2Cl2। देखिए, जब आप इनका 3D में स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो 3D स्ट्रक्चर है ये, तो 3D स्ट्रक्चर में देखो कैसे ड्रॉ करना है। कार्बन ClCl ClCl, मैं डैश और वेज कुछ नहीं बना रहा, सिंपलेस्ट अरेंजमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस अब सबको इसी तरीके से अरेंज कर दीजिए। ये हो गया आपका CHCl3, CHCl2। चलिए, अब एक बात बताइए, कार्बन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है? क्लोरीन, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से सभी पर होगा। तो अगर आपको डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर अरेंज करना है, ठीक है ना, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर एक वेक्टर आ जाएगा इस तरीके से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक वेक्टर इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव ये आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव ये आएगा, इनका रिजल्टेंट ये आएगा। तो दो वेक्टर, ये दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट तो हो गया 0। अब यहां पर बात करते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा? कार्बन की। तो इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर होगा पार्शियल नेगेटिव। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ये होगी, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ये होगी, ठीक है ना। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ये होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ये होगी, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरीके से बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये होगी। तो इन दोनों से वेक्टर आएगा इस तरफ, यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे, जब आप यहाँ पर आओगे बेटा, तो देखिए इन दो वेक्टर से तो डाइपोल मोमेंट ये आ रहा है, ठीक है। अब इसका एक ऐसे, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो नेट रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? फिजिक्स में आपने पढ़ा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, कुछ रिजल्टेंट आएगा। तो एक बात बताइए, क्या वो जो रिजल्टेंट है, ठीक है, अब यहाँ तो देखिए परफेक्टली सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये वाली जो डाइपोल मोमेंट होगी, ये वाली जो डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है ना, ये यहां से जो डाइपोल मोमेंट आएगा, ठीक है ना, और यहां से जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? ये वाला वेक्टर ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो म्यू तो इसका भी नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन हमें ये देखना है ये वेक्टर की वैल्यू किस में ज्यादा आ रही है, ये वेक्टर की वैल्यू किस में ज्यादा आ रही है, तो इसमें ज्यादा आएगी। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी होगी? इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखने का भी क्वेश्चन है, तो इसमें पॉइंट वाइज मैं लिखवा देता हूं आपको चीजें, लिखोगे in CCl4, in CCl4 the dipole moment, the dipole moment
in CCl4 the dipole moment produced by two CCl bonds is in opposite direction is in opposite direction to the is in opposite direction to the dipole moment is in the opposite direction to the dipole moment produced by the two to the dipole moment produced by the two by the another two लिखिए by the another two by the another two CCl bonds, hence mu equal to 0। ठीक है, अब इसको देखो, इसको मैं एक तरीके से और समझाता हूं। ये वेक्टर ऐसे है ना, ये वाला, अगर आप इसके दो कंपोनेंट करोगे तो ऐसे आएंगे, और ये वाला वेक्टर ऐसे है, इसके दो कंपोनेंट करोगे तो ऐसे आएंगे। तो आप एक चीज देख रहे हो, ये जो दो कंपोनेंट है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एडिशन किसका होना है, ठीक है ना, इन दो वेक्टर का एडिशन होना है। क्या होगा, सिर्फ इन दो वेक्टर का एडिशन होगा, जबकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है, एक कंपोनेंट का क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये शायद ये ज्यादा बेटर वे है समझने का। अगर आप इसके दो कंपोनेंट करोगे तो ये दो कंपोनेंट आएंगे, इसके दो कंपोनेंट करोगे तो ये आएंगे। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो इसके कंपेरिजन में कम आएगी। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। इन CH2 Cl2 the dipole moment produced by two CCl bonds is in the same direction to the dipole moment produced by two CH bonds is in the same direction to the dipole moment produced by two CH bonds। ठीक है, in CHCl3 the dipole moment produced by two CCl bonds, ऐसे लिखो, two CCl in the dipole moment produced by CH and CCl bonds having less value as compared to the dipole moment
as compared to the dipole moment as compared to the dipole moment produced by CH and CCl bonds in CH2Cl2. Hence, the value of dipole moment, hence the value of dipole moment, hence the value of dipole moment for CH2Cl2 is greater than the value of dipole moment for CHCl3. ठीक है, hence increasing order of dipole moment is given by, तो सबसे CCl4 तो नॉन पोलर ही हो गए, इससे ज्यादा CHCl3 और फिर CH2Cl2। बस मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा बेटा, आज की क्लास के बाद आपको क्या करना, 11th क्लास से मैं सिर्फ आपको 5 चीजें बता रहा हूँ। एक तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट रिवाइज करना है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन, एक रेजोनेंस और एक एक्टिवेटिंग और लास्ट डीएक्टिवेटिंग, ये 5 चीजें, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट रिवाइज करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इनका यूज होना है, 11th क्लास का ये पोर्शन आपका यूज होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिखा है तो, बड़ी आसान है, बोर्ड्स में ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं है। कंपटीशन में थोड़ा सा मतलब लेवल का फर्क आ जाता है, लेकिन ये बेसिक्स वहां भी आपके काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो मैं आपको एक जनरल चीज बताता हूँ, किसी भी चीज की आप फिजिकल प्रॉपर्टीज निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो कैसे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज का आंसर निकालोगे, ठीक है। देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेन बात होती है बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात होती है? बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट का क्राइटेरिया अलग होता है। देखिए जब भी आप कभी ऑर्गेनिक में किन्हीं भी कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी है। सबसे पहले क्या चेक करोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, सॉल्यूशन में रिवाइज कर लेना अगर नहीं पता तो, ठीक है ना। तो बॉइलिंग जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। नंबर 2, अब अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो उसके बाद क्या चेक करोगे? मोलर मास। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है और मोलर मास भी बराबर है, तो फिर क्या चेक करोगे? सरफेस एरिया, या बोल सकते हो ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग होने से बेटा सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। अगर ब्रांचिंग आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। जितनी ब्रांचिंग बढ़ाएंगी उतना सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर निकालने के लिए आप
सीक्वेंस में इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले चेक करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं। ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, C5H12 है, C5H12 है। इसके 3 आइसोमर होते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। CH3, CH2, 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 CH3। दूसरा आइसोमर CH3, CH, CH3, CH2, CH3। ठीक है बेटा, नोमेनक्लेचर में अगर दिक्कत हो ना तो बता देना बेटा, क्योंकि फिर मैं 11th का स्टार्ट, या फिर एक काम करना, 11th का मैं नोमेनक्लेचर कराऊंगा कुछ टाइम बाद। आपके बोर्ड्स के एग्जाम से तो पहले ही हो जाएगा, तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है ना, मैं सिर्फ यहाँ पर चैप्टर का आपको नोमेनक्लेचर करा रहा हूं, जो सिंपल सिंपल होता है, बस वही आता है आपके पेपर। एनसीईआरटी में अगर जितने भी हो सारे आपके हो जाएंगे। अब देखिए, मुझे इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, इसको मैंने नाम दिया सी। मैं चेक करना चाहता हूँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, फोन में होती है। एक स्पेशल केस आपको बताया था CH3 वाला, याद हो तो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, फोन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर ना तो फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है। तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं होगी। मोलर मास की बात करें, सबका फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है तो मोलर मास भी सेम होगा। तो फिर हम क्या चेक करेंगे, ब्रांचिंग। इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे कम, उससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा इसका। ठीक है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा ए का, उससे ज्यादा बी का, उससे कम बी का, और सबसे कम सी का। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं वो कराता हूँ। एनसीईआरटी में 90% पूरी कवर कराऊंगा। ठीक है ना, 10% जो छोड़ूंगा, वो आसान सी चीजें छोड़ूंगा, वो आप कर लोगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा एनसीईआरटी के। ठीक है ना, अगर वो आपने अच्छे से कर लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसके। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of, arrange the following in increasing order of, in increasing order of boiling point। ठीक है, तो देखिए, पहला ब्रोमोमिथेन, दूसरा आता है बेटा ब्रोमोफोम, ब्रोमोफोम, तीसरा आता क्लोरोमिथेन, चौथा आता है डाइब्रोमोमिथेन, डाइब्रोमोमिथेन। दो पार्ट है, दूसरा पार्ट भी ले लेता हूँ, दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। ठीक है, दूसरा है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, चलिए बेटा देखिए,
ब्रोमोमीथेन क्या होगी बेटा, CH3Br होगी। आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हो, तो समझाने के लिए बना रहा हूं। ब्रोमोफॉर्म होता है बेटा CH Br3। क्लोरोफॉर्म जैसे CH CH Cl3 होता है, ठीक है ना, ब्रोमोफॉर्म CH Br3। क्लोरोमीथेन CH3Cl। डाइब्रोमोमीथेन CH2Br2। तो आप देखिए इनमें किसी में ना तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो अब हम किस सेंसर निकालेंगे, मोलर मास से। तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा ब्रोमीन का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, क्लोरीन से ज्यादा होता है। सबके अंदर एक एक कार्बन है। बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं करना कि सर ब्रोमीन का इतना होता है, क्लोरीन का इतना होता है, ऐड करके निकालेंगे, ऐसा नहीं बेटा, आइडिया लेके करना है, ठीक है ना। कभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लग जाओ तो इसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा। तो इसको मैंने नाम दिया ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, उससे कम इसका होगा, ठीक है ना। सबसे कम किसका होगा बेटा, सी का होगा। सी से ज्यादा ए का होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना ना, सी से ज्यादा ए का होगा, ए से ज्यादा डी का होगा, और डी से ज्यादा बी का होगा। ठीक है, ये आपका ऑर्डर आ गया सिंपली। आगे आगे चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। 1 क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2Cl, ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। देखो आइसोप्रोपाइल आ गया, आइसोवर्ड आ गया, आइसोप्रोप, आइसोवर्ड आते ये होगा, ठीक है ना, ये पोजीशन होती है। अब इस पर क्या लगाना, आपको क्लोरीन लगाना है, लगा दिया। 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। देखिए इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। क्लोरीन सब में एक एक है, क्लोरीन तो सब में कॉमन है, तो क्लोरीन से आंसर नहीं आने वाला। तो इसमें 4 कार्बन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका मोलर मास सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, इसमें ब्रांचिंग आ गई, ब्रांचिंग आते ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो BAC। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा मैं, कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट, मार्कोनी रूल फ्लॉप हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो बेटा उसके लिए आपको रेजोनेंस आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं तो यही कोशिश, मतलब आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि आप रिवाइज करके आएं, ठीक है ना, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट होगा। लेकिन मैं उसको अच्छे तरीके से फिर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं एप्लीकेशन पार्ट उसको अप्लाई कैसे करना है ये आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। बेफिक्र रहिए, अगर आप रिवाइज नहीं भी करते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं होगी, मैं फिर भी समझा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन समझाने वाले को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो फिर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मैं फिर डायरेक्ट बोलूँ यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पर रेजोनेंस है, बीच बीच में एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, लेकिन आप रिवाइज जरूर करके आए बेटा, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए, रीअरेंजमेंट। देखिए पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको एक सिंपली रिएक्शन, आपको एक 11th क्लास के एक रिएक्शन रिवाइज कराता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मार्कोनी रूल सभी ने पढ़ा था। तो मार्कोनी रूल क्या कहता था कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहां पर जाएगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन में देखोगे जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पर नेगेटिव पार्ट जाता था, और पॉजिटिव पार्ट वहां पर जाता था जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते थे। तो इसका प्रोडक्ट आता था ये था मार्कोनी रूल, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, अगर मैं आपको ये ऐसे दे देता हूं, इसका प्रोडक्ट आपको निकालना, तो बेटा यहाँ पर मार्कोनी रूल फ्लॉप हो जाएगा, यहाँ पर मार्कोनी रूल फ्लॉप हो जाएगा। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग तो इस सीएल को यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन इसका प्रोडक्ट चेक करोगे तो इसका प्रोडक्ट ये आएगा, देखिए। अब ये आया कैसे, इसी पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, रीअरेंजमेंट, इसी वहीं पर इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट,
चलिए कुछ बेसिक्स में शायद आज ही कवर, चलिए कुछ रेजोनेंस के कुछ बेसिक्स में आपको आज कराएं या खैर चलो हेलोएरिन में देखेंगे, हेलोएरिन में कराएंगे कराएंगे बीच में। देखिए रीअरेंजमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ये सिर्फ कार्बोकैटायन के पास होती है, ठीक है, लिखोगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकैटायन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकैटायन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। अब ये रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अगर मान लीजिए आपके पास ये कार्बोकैटायन है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, पहले उससे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए कार्बोकैटायन का क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मानते हैं हम, सिलेबस में जो आएगा जिसके अंदर रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। अगर रेजोनेंस नहीं है कार्बोकैटायन के अंदर तो फिर हम चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है तो हम चेक करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इस तरीके से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। क्या करेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा बस उतना पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बोलोगे सर ये समझ में नहीं आएगा ये हमने पढ़ा नहीं, कोई नहीं बेटा मैं सारा सब कुछ कराऊंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है ना, सब कुछ कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। चलिए आगे बढ़े। तो अगर सिंपली बात करें, अगर मिथाइल एल्काइल कार्बोकैटायन है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जैसे अगर मैं अगली शीट पर चलें, यस यहीं पर ले देता हूं, तो जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है ये ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, और 1 डिग्री वाला सबसे कम, लास्ट में आएगा मिथाइल। तो ये शायद आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, शायद नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा आपको ध्यान नहीं होगा लेकिन पढ़ा होगा, ठीक है। तो होता क्या है देखिए बेटा, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है मैं वो समझाने जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है मैं वो आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए जैसे ये कार्बोकैटायन है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो हो गया आपका कार्बोकैटायन। अब देखिए ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है, आप देखिए ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री। अगर ये पॉजिटिव इसके साइड वाले पर, जस्ट साइड वाले को देखना है, बीच में कुछ स्किप नहीं करना है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साइड वाले कार्बन को देखना है, दूसरे को नहीं देखना है, ठीक है ना। इस पर देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाए तो ये 2 डिग्री बन जाएगा। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है ये 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। अभी मैंने आपको ये ऑर्डर भी बताया, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री, ठीक है ना। चलिए तो इसलिए इसमें होता क्या है, यहां से ये कार्बन स्टेबिलिटी गेन करने, हम कुछ नहीं करते, ये अपने आप करता है, अपने आप कर लेता है ये। तो ये करता क्या है, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉन को लेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो लेगा तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन और इस कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिए इस कार्बन ने क्या किया बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट की, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इस हाइड्रोजन ने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉन गेन किए फिर डोनेट कर दिए, तो ये न्यूट्रल रहेगा। इसने गेन किए तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे न्यूट्रल हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चला गया, तो इसको बोल देते हैं हम हाइड्राइड शिफ्ट, 1 हाइड्राइड शिफ्ट। ये अपने आप होता, हम कुछ नहीं करते, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बस, ये ऐसे होता है। तो इसी को बोलते हैं बेटा हम रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट किसकी प्रॉपर्टी होती है, कार्बोकैटायन की होती है। कब वो रीअरेंज करेगा, जब उसके साइड वाले उसके नेबर का जो कार्बन है अगर वो अपने वाले कार्बन से ज्यादा स्टेबल है तो वहां पर क्या होगा, कार्बन अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल और देखो, जैसे अगर हम बात करें ये है CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3, तो ये 2 डिग्री है बेटा।
अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तब भी 2 डिग्री रहेगा, ठीक है ना, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। इस कार्बन के पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। अगर ये पॉजिटिव यहाँ पर आएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, तब भी इसके पास 5 ही अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। ये दूसरा बोल सकते हो, ये 2 डिग्री है, ये साइड वाला तो 1 डिग्री है और ये वाला 2 डिग्री है। ये डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, आप देखिए, ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, जितने कार्बन से अटैच होगा उतने डिग्री, 2 से अटैच है तो डायरेक्टली 2 डिग्री, 3 से अटैच होगा तो 3 डिग्री, 4 से अटैच होगा तो 4 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो यहां पर नो रीअरेंजमेंट, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये है CH3 CH3 CH CH पॉजिटिव CH3, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री की तरफ तो जाएगा नहीं। लेकिन अगर ये पॉजिटिव यहां पर आ जाए, इस कार्बन पर, साइड वाला ही कार्बन देखना, मैंने इस कार्बन को नहीं देखा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है उस पर देखिए स्टेबिलिटी आ रही है या नहीं, इससे मतलब इससे ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन के पास आएगी या नहीं। तो अगर ये पॉजिटिव यहां पर आ गया तो देखिए, ये पॉजिटिव कितने कार्बन से घिरा हुआ, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। तो यानी कि ये जो साइड वाला कार्बन है ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। CH3 CH3 पॉजिटिव CH2 CH3, यहां पर भी हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये चैप्टर में यूज होगा बेटा, ठीक है ना, ये चैप्टर में यूज होगा, तो आपको ये शिफ्ट करना आना चाहिए। अब अगर मान लो हाइड्रोजन नहीं हुआ, देखिए अब आपको एक चीज और बताते हैं, हाइड्रोजन नहीं हुआ, ये था, ये वाला, ये जो बता रहा हूँ सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा ये वाला पॉइंट, लेकिन मैं बता देता हूँ, जब ये कर रहे हैं तो रुका नहीं जाता कई बार। तो अब की बार क्या है, देखिए, अगर ये पॉजिटिव यहां पर आ रहा है तब भी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इस कार्बन पर तो बेटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये उठकर डायरेक्ट यहां से शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, तो इसको बोलते हैं 1-2 मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। वन टू मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ये पता चल गया कब शिफ्ट करना है कब नहीं करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो अगर मान लो, देखिए एक चीज लिख रहा हूं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, अगर किसी कार्बन पर हाइड्रोजन भी है, मिथाइल भी है और फिनाइल भी है, तो सबसे ज्यादा H का होता है, फिर पीएच का और सबसे बाद मिथाइल का। इसका मतलब मैं समझाता हूं, सुनिए। तो स्टेबिलिटी के लिए देखिए, अगर एक कार्बन पर हाइड्रोजन भी शिफ्ट करना हो और पीएच भी शिफ्ट करना हो, पीएच मतलब फिनाइल, एक तरीके से बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ठीक है ना, तो वो जाएगा आपका फिनाइल। तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, पीएच भी प्रेजेंट है, CH3 भी प्रेजेंट है, तो सबसे पहले किसको शिफ्ट करोगे, हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ही शिफ्ट करना। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है
ये दो हैं, इन दोनों में से किसको शिफ्ट करोगे? पीएच को। और जब पीएच भी नहीं है तब आप मिथाइल को शिफ्ट करोगे। हालांकि सिलेबस में आपको ये केस देखने को मिलेगा नहीं, बस मैंने आपको बता दिया। अगर शिफ्ट करना है तो सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन चेक करोगे है या नहीं, अगर हाइड्रोजन है तो उसे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन भी नहीं है तो इन दोनों, अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो आपको CH3 को शिफ्ट नहीं करना है, पीएच को शिफ्ट करना है। और जब पीएच भी नहीं है फिर तो आपको मिथाइल ही शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये होता है, बाकी तो आगे हम रिएक्शंस में पढ़ेंगे ही, ठीक है। चलिए, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बेसिक्स आपको कराऊं या नहीं कराऊं अभी, क्योंकि रेजोनेंस जो है काफ़ी डिटेल में चली जाएंगे। चलिए करते हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि नोमेनक्लेचर की हेडिंग डाली थी। ये एक काम करेंगे, मैं रेजोनेंस आपको अलग से ही पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। आप रिवाइज करके आइए, मैं अपने अकॉर्डिंग देख लूँगा बेटा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। जहाँ जहाँ रेजोनेंस का यूज होगा मैं वहीं पर उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर आप कर लोगे, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, ठीक है ना। और ये कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए पहले आप इस वीडियो को देखिए बेटा, फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है ना। अगला लेक्चर हमारा प्रिपरेशन पर आएगा, काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा, 2 से 3 घंटे का होगा, कम से कम 2 से 3 घंटे, 2 घंटे तो है ही है, उसमें क्वेश्चंस वगैरह सब होंगे, तब आपको एक फील आएगी आपने जो पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो इस वीक में ऐसा हो सकता है बेटा क्लास ना हो, लेकिन अगले वीक से आपको प्रॉपर रेगुलर क्लास रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करें, ठीक है ना, कमेंट करें और सेशन को शेयर जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।